उसकी अर्धांगिनी है, माँ बनने वाली है वो। तो क्या हुआ माँ? मैं उसे चाहता हूँ, और तू देखना माँ, एक न एक दिन मैं उसे पाकर ही रहूंगा माँ। लज्जा नहीं आई तुझे ऐसी ओछी बात करते हुए? एक एक निवाला चांदी के थाली से तुझे खिलाया, उस झूठन पर तेरी दृष्टि कैसे गई देव? देखो पुत्र, तुम्हारी दृष्टि केवल सिंहासन पे होनी चाहिए, सिद्धार्थ की अर्धांगिनी पर नहीं। और जो संबंध हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या सोचना। मेरी दृष्टि को इस प्रकार देखना आपने सिखाया है, आप दोनों ने। जो सिद्धार्थ का है वो तुम्हारा है, तुम्हारा तुम्हारा ये सीख आप ही की थी। और आज जब मैं यशोधरा के सिवा किसी और के बारे में विचार भी नहीं कर सकता, तो आप मुझे रोक रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे कोई सिंहासन, मुझे केवल यशोधरा चाहिए, केवल यशोधरा। यशोधरा! देवदत्त, देवदत्त! इसका विवाह शीघ्र करवाना होगा मंगला, अन्यथा किसी दिन इस महल में अनर्थ हो जाएगा। तुम राजा तपोधन को संदेश भेज ही दो। मैं जीत गई। यशो, यशो क्या हुआ? यशो, 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 नटखट। बताओ तो आरी, हमारी संतान कैसी होगी? कैसी होगी अर्थात? देव या देवी? मैं चाहता हूँ गोपा, मैं मनुष्य ही हूँ। आप यहाँ से किस मार्ग जाएंगे? वो मैं नहीं, ये मार्ग ही सुझाएगा जहां आनंद मिले। आओ मैं तो दीदी, मार्ग में कोई कठिनाई तो नहीं है? खुशी के मार्ग में कठिनाई कैसी? आने वाले बच्चे की कल्पना करते करते मार्ग कब कट गया पता ही नहीं चला। सच, अब कुछ दिनों में ही मुझे रानी दादी और आपको रानी नानी कहने वाला आने वाला है। देखो तो, पहले विवाह की बात सुनकर कितना लज्जाती थी, और अब विवाह हुआ नहीं कि सृजन सृष्टि का कार्य प्रारंभ। चुप कर रेनू,
नहीं तो अभी यही डांट दूंगी। आइए। अरे मंगला, चलो ना, यहीं खड़े रहकर द्रोणोदन भैया की प्रतीक्षा करनी है। नहीं, आपके भैया की नहीं, अपने भैया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वो आ रहे हैं ना देवदत्त के विवाह की बात करने। देवदत्त का विवाह? हाँ अमिता दीदी, तुम्हें इतना शीघ्र बुलाने का कारण केवल यशोधरा की गोद भराई ही नहीं, बल्कि देवदत्त के विवाह की बात भी है। बधाई हो मंगला दीदी। वैसे कन्या है कौन? पिठोरा के राजा तपोधन, उन्हीं की सुपुत्री राजकुमारी रोहिणी। सुना है बहुत सुंदर है वो। तो हमारा देवदत्त कौन सा कम है? किंतु दीदी, तुम्हारे भैया तो संग समाप्ति के बाद ही आएंगे, उसमें तो बहुत समय है अभी। मुझसे भीतर रहा नहीं जाएगा। महादेवी, मुझे यही प्रतीक्षा करने दो। आप लोग चलिए ना, उनके आते ही मैं भीतर... अच्छा ठीक, तुम यही प्रतीक्षा करो, उनके आते ही हमें सूचित कर देना, हम सभी उनके स्वागत में उपस्थित हो जाएंगे। चलो रानी नानी माँ। सुस्वागतम। कपिल वस्तु में आपका स्वागत है, पधारिए। राजा द्रोणोदन, आपको हमारी ओर से कुमार देवदत्त के विवाह का प्रस्ताव तो अवश्य मिला होगा। हाँ राजा तपोधन, दोनों की कुंडलियां भी मिलती है। अब बस परंपरा के अनुसार आपकी और हमारे भाई महाराज के बीच औपचारिक बात हो जाए, बस इतना ही विलंब है। तो फिर सभा के उपरांत विधिवत हम महाराज शुद्धोदन से इस संबंध की चर्चा करेंगे। अवश्य आपका स्वागत होगा। चलिए पहले ये सभा तो समाप्त हो जाए, आइए। महाराज शुद्धोदन की, महाराज शुद्धोदन की। पिछली सभा में लिए निर्णय के अनुसार हमने कौशल नरेश महाराज प्रसन्नजीत को युद्ध के खर्च देने की बात याद दिलाने के लिए दूत भेजा था, पर महाराज प्रसन्नजीत युद्ध खर्च देने से मना कर दिया। अर्थात उन्होंने संधि का उल्लंघन किया है, अपनी अधम राजनीति का परिचय दिया है। अर्थात अब हमें महाराज महाकौशल से बात करनी होगी। और हमें ये अशुभ समाचार भी मिला है, महाराज महाकौशल का देहांत हो गया है। अर्थात प्रसन्नजीत को रोकने वाला अब कोई नहीं रहा। अब हम प्रसन्नजीत की मित्रता पर विश्वास नहीं कर सकते महाराज। हमने तो आपको युद्ध भूमि में ही कहा था महाराज कि युद्ध खर्च ले लो या उसे बंदी बना लो। आप नहीं माने। आप पर विश्वास करके हमने आपके पक्ष में युद्ध किया, मतदान भी किया, किंतु आपकी मनमानी के कारण आज सभी शाक्य राजाओं के राजकोष समाप्त हो चुके हैं। अब आप ही बताइए महाराज, हम क्या करें? इतना ही नहीं, आपके युवराज सिद्धार्थ हमारे राज्य में आकर हमें अपनी ही प्रजा से कर लेने से रोक रहे हैं। क्यों ना रोको? आप राजा हैं और अपनी ही प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रजा से कर लेना राजा का अधिकार होता है, अत्याचार नहीं। और युद्ध के बाद अतिरिक्त कर लेना अधिकार नहीं, दुराचार है। चलिए मान लेते हैं कि हम प्रजा के साथ दुराचार कर रहे हैं, लेकिन इस दुराचार का कारण कौन? इसका कारण आप हैं युवराज, आप। राजा तपोधन, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन राजा दंडपानी ने पहले ही कहा कि हमें कौशल का आधिपत्य स्वीकार कर लेना चाहिए, तो आप उससे सहमत नहीं थे। आपकी गलत राजनीति का बोझ आज पूरे शाक्य गणराज पर भारी पड़ रहा है महाराज। कल यदि प्रसन्नजीत पुनः आक्रमण करेगा तो हम अनाज कहां से लाएंगे? बिना धन के धातु कहां से खरीदेंगे? और शस्त्र कैसे बनाएंगे? बताइए कैसे बनाएंगे हम? तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप अपनी ही प्रजा पर कोड़े बरसाएंगे, उन्हीं का घर लूटेंगे। क्या सत्य है? मैंने स्वयं देखा है कि किस तरह आपके सैनिक एक वैश्य व्यापारी पर बीच चौराहे कोड़े बरसा रहे थे।
और आपके अधिकारी? यह आपत्ति काल है युवराज। यदि हमने इस समय दूसरे युद्ध की तैयारी नहीं की तो हम सभी दास बन जाएंगे। और दासत्व का अनुभव तो आपके राज्य में आपकी प्रजा कर ही रही है। मर्यादा में रहिए युवराज। आप ये भूल रहे हैं वो मेरा राज्य है, मेरा। और आप भी ये भूल रहे हैं कि आपका राज्य शाक्य गणतंत्र का एक हिस्सा है। तो क्या आप मनमानी करोगे? मनमानी तो आपने की थी युवराज, जो उस प्रसन्नजीत के सामने संधि का प्रस्ताव रखा। सत्य ही कहा था किसी ने। आप एक क्षत्रिय की तरह, एक सन्यासी की तरह सोचते हैं युवराज। राजा तपोधन ये ना भूले कि आप भावी शाक्य सम्राट से बात कर रहे हैं। आपके हम पर थोपे हुए इसी सम्राट की शांति वार्ता के कारण हम जीता हुआ युद्ध हार गए महाराज। ये बात केवल मैं ही नहीं, सभी भली भांति जानते हैं। राजा तपोधन, मैं राजा तपोधन इस साक्ष्य सभा में युवराज सिद्धार्थ को सावधान करता हूं कि वो मेरे राज्य की सीमाओं का उल्लंघन न करें, मेरे कार्यभार के बीच न आए, अन्यथा इसी घड़ी यहाँ से प्रस्थान करे राजा तपोधन। यदि एक पल भी यहाँ रुके तो मैं भूल जाऊंगा कि ये संघ सभा है। मैं अपने इस अपमान को कभी नहीं भूलूंगा महाराज। एक बात मैं अवश्य कहूंगा कि आप दोनों शाक्य गणराज्य के अपराधी हैं और आपको इस अपराध के लिए दंड अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। चले गया तो पीछे रोक नहीं। अरे ये प्रजा का दरबार नहीं, शाक्य की सभा है। यहाँ सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। महाराज, राजा तपोधन के विवाद के शब्द अनुचित थे पर अर्थ उचित था। अब आप ही को कोई न कोई उपाय सुझाना होगा महाराज, अन्यथा संघ राज के नियमानुसार आपकी जगह उसे लेनी होगी। तो इस आपातकाल से मार्ग निकाले। शाक्य सभा यदि अनुमति दे तो एक सुझाव है मेरे पास महाराज। कहो युवराज। क्यों ना हम शाक्य रोहिणी नदी पर एक ऐसा सेतु बनाएं जहां से हम पश्चिम भारतवर्ष से व्यापार कर सकते हैं। परंतु इससे क्या लाभ होगा? कौशल के रास्ते जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस मार्ग का प्रयोग हम मगध को भी करने देंगे। मगध को? जी, ये मार्ग कई योजन छोटा होगा और इस मार्ग से उनके कई दिन बचेंगे। उन्हें समय का लाभ होगा और हमें आर्थिक। वो कैसे? हमारे इस मार्ग का उपयोग करने के प्रतिफल में हम मगध से चुंगी लेंगे, जिससे हमारे राजकोष को आर्थिक लाभ होगा और इस व्यवस्था से एक और अप्रत्यक्ष लाभ होगा महाराज। कैसा लाभ? प्रसन्नजीत के संभावित आक्रमण से हमें मुक्ति मिलेगी और मगध नरेश राजा बिंबिसार हमारे साथ होंगे, जो कि प्रसन्नजीत के बहनोई। तो प्रसन्नजीत उनके विरुद्ध कभी नहीं जाएगा। महाराज, युवराज का सुझाव अति प्रशंसनीय है। महाराज, युवराज का ये प्रस्ताव हम सबको मान्य है। परंतु प्रश्न ये है कि इस नए मार्ग का प्रस्ताव लेकर मगध नरेश बिंबिसार से मंत्रणा करने जाएगा कौन? क्योंकि जो भी जाएगा प्रसन्नजीत उसे रोकने का प्रयत्न अवश्य करेगा। पर प्रसन्नजीत को कैसे पता चलेगा कि हमारी मंत्रणा का उद्देश्य क्या है? क्योंकि सुना है कि प्रसन्नजीत के गुप्तचर हमारे राज्य में है। तो फिर मगध नरेश महाराज बिंबिसार से मिलने कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। मेरे कारण ही आप सब इस संकट में फंसे। अब मैं ही आप सबको इस परिस्थिति से पार उतारूंगा, और वो भी बिना युद्ध के। ये हमारी अति प्रिय अंगूठी है।
इसे आप अपने पास रखिए, हमारी मित्रता का चिन्ह। ये द्वार पर क्यों खड़ी हो मंगला? खुशी का स्वागत करने। आप तो जानते हैं देवदत्त के विवाह की बात करने के लिए तपोधन भैया आ रहे हैं। भीतर चलो मंगला। हाँ हाँ, आप चलिए, मैं तपोधन भैया के आते ही कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएंगे? क्या बात है आर्य? बताइए ना। उन्होंने संदेश भेजा तुम्हारे लिए। मंगला, इच्छा तो बहुत थी कि मेरी पुत्री राजकुमारी रोहिणी का विवाह देवदत्त के साथ और हम कपिल वस्तु के समधी हैं, किंतु अब ये असंभव है। भरी सभा में तलवार दिखाकर आपके भाई महाराज ने हमें बहुत अपमानित किया। रिश्ते की बात कर अब हम और अपमानित नहीं होना चाहते, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। आपका भाई तपोधन। मंगला, मंगला, बहुत सुंदर है ना? तो देखो मंगला दीदी भी आ गई थी। देखो मंगला दीदी, अमिता दीदी तुम्हारे लिए हीरो का हार लाई है। क्या हुआ मंगला दीदी, तुम्हारे भैया आ गए? नहीं आए। क्यों? ये प्रश्न आप मुझसे नहीं, स्वयं अपने भाई से पूछिए। क्या हुआ देव? देव, संघ सभा में क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो अनुज के सामने हुआ और वो भली बात ही जानता है। किंतु ऐसा हुआ क्या? ये हुआ महादेवी, ये हुआ। असम सभा में सिद्धार्थ ने सबके सामने मेरे भाई तपोधन से अभद्र व्यवहार किया और महाराज ने तलवार की नोक पे मेरे भाई तपोधन को संघ सभा से निकल जाने का आदेश दिया। और फिर मेरे भाई ने रोहिणी का संबंध देवदत्त के संग करने से इनकार कर दिया। मंगला, वो राजनैतिक विवाद था। खूब जान गई हूँ मैं आपकी नीति को, खूब जान गई हूँ। मंगला दीदी, हम देवदत्त के लिए रोहिणी से भी अच्छी कन्या ढूंढेंगे। रहने दीजिए महादेवी, जो थी उसे तो छीन लिया और जो आना चाहती थी उसे रोक दिया। उन्होंने बात ही ऐसी की, मतभेद को मनभेद में बदल दिया। अरे मन तो आपने बदला महाराज, आपने। भेद तो आपने किया है देवदत्त और सिद्धार्थ में। अपने आवेश को रोको मंगला। विवाह के समय आपने वचन दिया था कि सिद्धार्थ के राज्य अभिषेक के समय देवदत्त को भी राज्य का हिस्सा मिलेगा, पर अब मुझे आप पर संदेह हो रहा है महाराज। वैसे इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले से ही जानती हूँ कि शाक्यों का तो राज चिन्ह ही इरावत है, जिसके दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के अलग। शांत हो जाओ मंगला। चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। जब चिल्लाने की आवश्यकता थी तब तो आपने कुछ भी नहीं कहा। सबके सामने दिखावा क्यों? जा रही हूँ। किया है देवदत्त और सिद्धार्थ ने। युवराज सिद्धार्थ को सावधान करता हूँ कि वो मेरे राज्य की सीमाओं का उल्लंघन न करें।
मेरे कार्यभार के बीच ना आए। इतने विचलित क्यों हो आर्य? प्रश्न तो ये है गोपा, जब संपूर्ण सृष्टि घूम रही तो मनुष्य स्थिर कैसे रहे? ये निराशा के उद्गार क्यों? जहां दृष्टि पड़ती संघर्ष दिखाई देता है गोपा। शाक्य संघ में विचारों का संघर्ष, महल में अपनों से संघर्ष। मंगला काकी भी अप्रसन्न है। वो भी यही समझती है कि मैंने विचारपूर्वक राजा तपोधन का मान भंग किया, जिससे ज्येष्ठ का विवाह न और स्वयं मन से संघर्ष। मंगला काकी ने, उनका क्रोध तो बुलबुला है, यूं आया और यूं गया। हाँ गोपा, परंतु मैं अपनों में मनभेद नहीं चाहता। नहीं होगा, मैं वचन देती हूँ, मंगला काकी को मैं मना लूंगी। अब हंसो, ऐसे नहीं, जोर से। क्या हुआ गोपा? कुछ नहीं, ये कह रहा है हंसो मत, मैं विश्राम कर रहा हूँ माँ। बस इसी तरह हंसते रहो सिद्धार्थ, जिससे तुम्हारी हंसी सारे संसार में इतनी गूंजे कि दूर दूर तक दुख की आवाज सुनाई न दे। सत्य कथा पुरुषार्थ कथा।